हुई थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी। और वो बेसिक चीज़ें हमने क्या क्या समझी, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमने जो है वो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है इसमें सबसे पहले हमने जो है वो ये डिस्कस किया कि आपका जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर रूल क्या होता है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर रूल पढ़ने के बाद जो है फिर हमने थोड़ी सी बात की आपके डायोड की वर्किंग पे बात की हमने। उसके बाद हमने जो बात की वो हमने बात की आपके सेंसिंग डिवाइसेस पे बात की हमने, 4 तरह के। और उसके बाद जो है फिर हमने बात की आपके आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, तो आई होप के मेरे पास जो है दूसरी क्लास का लेक्चर पड़ा हुआ है जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हुआ क्या क्या था, जिस तरह की हमने बातें डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने जो है जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो इस चैप्टर के स्टार्ट करके मैंने आपको बताया था कि 3 टॉपिक हैं जिनको मर्ज करके हम पढ़ रहे हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी को, डीसी सर्किट्स को और इलेक्ट्रॉनिक्स को। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के बारे में पढ़ना है, जिसके 3 हिस्से होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के। उसमें एक सेंसिंग डिवाइस होता है, एक उसमें प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एक उसमें आउटपुट डिवाइस होता है। सेंसिंग डिवाइसेस 4 तरह के होते हैं, एलडीआर, थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज और पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर। चारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एलईडी और रिले, और इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो है आउटपुट डिवाइसेस का कल हमने जो है डिस्कशन किया था कि एलईडी किस तरह से काम करती है, ठीक है। एलईडी की वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी थी, आपको एक्सप्लेन की थी। बेसिकली सेक्शन ओ वालों की मैंने कल ऑनलाइन क्लास ली थी, तो ये उसके नोट्स हैं, आप लोगों ने भी कल सुबह में यही पढ़ा था। इसके अलावा फिर रिले के बारे में थोड़ी सी बात हुई थी कि रिले को आप किस तरह से यूज़ करते हैं। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को भी मिल सकते हैं ये, ठीक है। और फिर रिले के ऊपर कुछ हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ डिस्कशन किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने ये वर्कशीट सॉल्व की थी, ठीक है ना। वर्कशीट आप लोगों ने भी सॉल्व की थी इस तरह से। उसके बाद वर्कशीट नंबर 27 हम कर रहे थे, तो वो क्लास हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है जी। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि इससे आगे अब हम चलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस से आगे चलते हैं। अब आज की क्लास में जो है हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है हम उस पर बात कर लेते हैं। हमारी जो आज की क्लास है उसमें हमें जो बात करनी है वो बात करनी है आपका जो तीसरा स्टेप है उस पर बात करनी है। और जो आपका तीसरा स्टेप है वो क्या है, वो है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यानी कि जो आपका असल जो मेन आपका जो है वो जो चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर में, अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। और हमारे पास जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका नाम हमने क्या रखा है, उसका नाम हमने रखा हुआ है ऑप-एम्प, ठीक है। और ऑप-एम्प की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप-एम्प की फुल फॉर्म होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। ऑप-एम्प की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अब देखिए जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, सबसे पहले तो उसके बारे में समझने कि उसकी सिंबल क्या होती है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसकी सिंबल कुछ इस तरह से होती है कि आप जो है वो एक इस तरह से एक बड़ी सी ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइन्स यहाँ बनती हैं, एक लाइन यहाँ पे बनती है, इसके अलावा 2 लाइन्स यहाँ पे बनती हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये जो सिंबल बनाई है ना, ये ऑप-एम्प की सिंबल है। किसकी सिंबल है भाई, ऑप-एम्प की सिंबल है। एक बड़ी सी ट्रायंगल जो है ये ऑप-एम्प है, 2 लाइनें लेफ्ट साइड पर हैं, एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे और एक लाइन आपकी राइट साइड पर। अब इन तमाम चीज़ों का कुछ ना कुछ मतलब है। मिसाल के तौर पर जो आपकी ये वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं Vn माइनस, इसमें क्या कहते हैं Vn माइनस। और ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं Vn प्लस। ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं V आउट। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, पॉजिटिव सप्लाई। और ये वाली जो लाइन है क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। ये ऑप-एम्प की सिंबल है।
और ये ऑप एम्प के सिंबल में हमने 5 टर्मिनल्स बनाए। 2 टर्मिनल जो है वो Vin प्लस और Vin माइनस है, 2 टर्मिनल जो है पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई है, और एक टर्मिनल जो है वो क्या है, एक टर्मिनल जो है वी आउट है। एक टर्मिनल क्या है भाई, एक टर्मिनल आपका वी आउट है। ठीक, अब ये जो हमने टर्मिनल्स बनाए, इन टर्मिनल में से हर टर्मिनल का एक मकसद है, हर टर्मिनल का अपना एक मकसद है। मिसाल के तौर पर जो ये वीन, जो हमने ये वीन हमने जो वीन प्लस और माइनस बनाया ना, इसका मतलब ज़रा समझें क्या है। जब हमने वीन माइनस बनाया है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्वर्टिंग इनपुट। ये जो हमने वीन माइनस बनाया है क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्वर्टिंग इनपुट। जो हमने वीन प्लस बनाया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। हमने वीन प्लस बनाया, इसका मतलब क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। पॉजिटिव सप्लाई जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव सप्लाई है, और नेगेटिव सप्लाई जो लिखा है इसका मतलब ही नेगेटिव सप्लाई है। और वी आउट का मतलब क्या है, वी आउट का मतलब है आपका आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑप एम्प के अंदर 2 इनपुट होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग इनपुट, एक होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और 2 सप्लाई होती हैं, पॉजिटिव सप्लाई होती है, एक नेगेटिव सप्लाई होती है, और एक उसका आउटपुट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इसमें आपने 2 सप्लाइयाँ लगाई हैं, पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई होती हैं, इनकी वैल्यूज जो होती हैं हमेशा क्या होती हैं, इनकी वैल्यूज हमेशा इक्वल होती हैं। इनकी वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं, इनकी वैल्यूज जो है वो हमेशा इक्वल होती हैं। अब इनकी वैल्यूज जो है वो इक्वल होने का क्या मतलब, इनकी वैल्यूज इक्वल होने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर फर्ज करें कि आपने एक पॉजिटिव सप्लाई लगाई है +2 वोल्ट की, और फर्ज करिए +2 वोल्ट की या +3 वोल्ट की लगाई है, तो ये कितने की लगाएंगे, -3 वोल्ट की। अगर आपने सप्लाई लगाई है +5 वोल्ट की, तो आप कितने लगाएंगे, -5 वोल्ट। ये सप्लाई आपने लगाई है +9 वोल्ट की, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, -9 वोल्ट। ठीक है। तो आपके जो है ये ऑप एम्प की जो मैंने सिंबल बनाई है, सिंबल में आपके 2 इनपुट हैं, 2 सप्लाई हैं और एक आउटपुट है। जो आपकी 2 सप्लाई हैं, इनमें से एक सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। और पॉजिटिव सप्लाई जितना +वोल्ट होगी, नेगेटिव सप्लाई उतना ही -वोल्ट। ठीक है। और जो आपका इन्वर्टिंग इनपुट है और आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये आपके 2 इनपुट हैं। Vn माइनस जो है वो आपका इन्वर्टिंग इनपुट कहलाता है, और Vin प्लस जो है वो आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहलाता है। अब देखिए जो ये इन्वर्टिंग इनपुट है आपका, इसको मैं ज़रा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो आपका इन्वर्टिंग इनपुट है, जो आपका इन्वर्टिंग इनपुट है, इसका ज़रा समझने कि इसका मतलब जो है वो क्या है। अगर फर्ज करें कि ये आपका इन्वर्टिंग इनपुट है और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, यानी कि ये Vin माइनस है और ये Vin प्लस है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप यहाँ से एक इनपुट देंगे, यहाँ से अगर आप एक इनपुट देंगे, तो फिर इस इनपुट का जो आउटपुट आएगा यहाँ पर, इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पर, वो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, उसका इनवर्स होगा, उल्टा होगा। और अगर Vin प्लस पे अगर आप इनपुट देंगे, तो फिर इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट जो आएगा वो इनवर्स नहीं है, नॉट इनवर्स। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप यहाँ से फर्स्ट करें, यहाँ पर अगर आप इनपुट पॉजिटिव देते हैं, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट नेगेटिव आएगा। अगर आप इनपुट यहाँ पर नेगेटिव देते हैं, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। ऐसे यहाँ पर अगर आप इनपुट पॉजिटिव देते हैं, तो आपका आउटपुट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर अगर आप इनपुट नेगेटिव देते हैं, तो आपका आउटपुट भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो बेसिकली जो आपका ये Vin माइनस है, जिसको आप इन्वर्टिंग इनपुट कह रहे हैं, इसको इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। इसको ऐसे नहीं कह रहे कि इसमें -वोल्ट देंगे, नीचे वाले में +वोल्ट देंगे, बल्कि इस वजह से कह रहे हैं कि इस पर आप +वोल्ट देंगे तो आंसर में -वोल्ट आएगा, और यहाँ पर अगर आप -वोल्ट देंगे तो आंसर में +वोल्ट आएगा। ऐसे अगर आप Vin प्लस पर आप +वोल्ट देंगे तो आंसर में +वोल्ट ही आएगा, और Vin प्लस पर अगर आप -वोल्ट देंगे तो आंसर में -वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब ये कि Vin माइनस वाला जो इनपुट होता है उसको उल्टा कर दिया जाता है आउटपुट निकालते वक्त, इसलिए उसको हम इन्वर्टिंग इनपुट कह रहे हैं। और Vin प्लस पे आप जो भी वोल्टेज देते हैं, उसकी वैल्यू बेशक कम ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी पोलैरिटी उल्टी नहीं होगी, पोलैरिटी सेम ही रहेगी। यानी कि Vin प्लस पे अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो आउटपुट पे पॉजिटिव ही मिलेगा,
और वीन प्लस पे माइनस वोल्टेज देंगे तो आउटपुट पे माइनस ही वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर फर्ज करें कि आप जो है वो अगर वी इन माइनस पर आप इस तरह से वोल्टेज दे रहे हैं तो आपको आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा वो कुछ इस तरह से करके मिलेगा। यानी कि देखें इसका ऑपोजिट हो गया, जहाँ जहाँ ये पॉजिटिव है वहाँ ये नेगेटिव है, जहाँ ये नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप वीन प्लस पे इस तरह का वोल्टेज देंगे अगर यूँ करके, ये एसी की बात होगी, तो वीन प्लस का जो आउटपुट होगा वो उसकी पोलैरिटी यही रहेगी, यानी प्लस की जगह प्लस ही रहेगा और माइनस की जगह माइनस ही रहेगा। तो आप चाहे डीसी इनपुट दें चाहे आप एसी इनपुट दें, वीन माइनस से जो भी इनपुट गुजरेगा वो उल्टा होकर बाहर निकलेगा, इन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा। और वीन प्लस पे जो भी वोल्टेज जाएगा वो इन्वर्स नहीं होगा, वो जिस पोलैरिटी में होगा उसी पोलैरिटी में रहेगा। प्लस वोल्टेज प्लस ही रहेगा और माइनस वोल्टेज जो है वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, प्लस वोल्टेज जो है वो प्लस ही रहेगा और माइनस वोल्टेज जो है वो माइनस ही रहेगा, उसकी साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इसलिए इस वाले इनपुट को आप इस वाले इनपुट को आप क्या कहते हैं, वीन माइनस यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, और इस वाले इनपुट को आप वीन प्लस यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। ठीक है, सप्लाई का मैंने आपको बता दिया कि सप्लाई की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, लेकिन जितनी सप्लाई पॉजिटिव में होगी उतनी सप्लाई नेगेटिव में होगी। अगर पॉजिटिव 3 सप्लाई है तो नेगेटिव में -3 होगी, अगर पॉजिटिव सप्लाई है तो नेगेटिव सप्लाई भी -5 होगी। ठीक, अब मजीद इसमें और देखें, मजीद इसमें देखेंगे क्यों होती है, उसको हम कहते हैं गेन। क्या कहते हैं भाई, गेन। गेन का मतलब ये होता है कि आपको जो है वो आउटपुट कितना मिल रहा है और आपने इनपुट कितना दिया है। आपको आउटपुट कितना मिल रहा है और आपने इनपुट कितना दिया है। यानी फर्ज करें कि अगर ये आपका ओपन है, ठीक है, अब ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है, तो फर्स्ट यहाँ से आपने एक इनपुट दिया और आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। तो आपका जो गेन होगा तो गेन किसके बराबर होगा, आपके आउटपुट डिवाइड बाय आपके इनपुट के बराबर। फर्स्ट इनपुट आपने दिया है लेट से 2 वोल्ट और आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है 5 वोल्ट। ये हो जाएगा 5 वोल्ट डिवाइड बाय 2 वोल्ट, कितना हो जाएगा 2.5 आपका गेन। तो गेन बेसिकली आपको ये बताता है कि जो आपका आउटपुट होगा वो इनपुट वोल्टेज के मुकाबले में कितने टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू है। इशू ये है कि तब आप एक ओपैम्प की डायग्राम बनाते हैं तो ओपैम्प की डायग्राम में आपने क्या देखा था, ओपैम्प की डायग्राम में आपने देखा था कि आपके 2 इनपुट है। एक इनपुट जो है आपका वो क्या है, एक इनपुट जो है आपका वीन माइनस है और दूसरा इनपुट आपका क्या है, वीन प्लस है, लेकिन आउटपुट आपका एक ही है। जब आप गेन निकालने जाएंगे तो गेन में क्या मसला होगा, गेन निकालने जब जाएंगे तो गेन में मसला ये होगा कि उसमें आउटपुट भी एक ही और इनपुट भी एक ही है। लेकिन एक्चुअली हमारा जो ओपैम्प है उसके अंदर तो 2 इनपुट हैं, उसके अंदर वीन प्लस भी एक इनपुट है और वीन माइनस भी एक इनपुट है। तो जब आपको गेन निकालना हो तो फिर जो आपका वी इनपुट जो होगा बेसिकली वो कैसे निकाला जाएगा, वो वी इन प्लस माइनस वी इन माइनस से निकाला जाएगा। यानी कि जब आपको जो है वो इनपुट निकालना होगा किसी भी ओपैम्प का तो आपने प्लस पे जो वोल्टेज, वीन प्लस पे जो वोल्टेज दिया होगा और वीन माइनस पे जो वोल्टेज दिया होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका इनपुट क्या है। फर्स्ट करेंगे आपने सिर्फ वीन प्लस पे वोल्टेज दिया हुआ है, वीन माइनस पे वोल्टेज नहीं दिया हुआ, तो आपका इनपुट जो है वीन प्लस के बराबर हो जाएगा। अब फर्स्ट करेंगे आपने सिर्फ वीन माइनस पे आपने वोल्टेज दिया हुआ है, वीन प्लस पे आपने वोल्टेज नहीं दिया हुआ, तो आपका जो वीन होगा वो जो है वीन माइनस की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका जो है वो इनपुट लिया जाता है, इस तरह से जो है वो ओपैम्प का इनपुट जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये ओपैम्प जो है मैंने इसके सिंबल को एक्सप्लेन किया कि ओपैम्प की जो सिंबल है एक ट्रायंगल है बहुत बड़ी सी और उसमें 5 टर्मिनल हैं, 2 टर्मिनल इनपुट के हैं, एक टर्मिनल आउटपुट का है और 2 टर्मिनल जो है सप्लाई का है। जो इनपुट वाले टर्मिनल हैं उनमें से एक को आप वीन माइनस कहते हैं, एक को आप वीन प्लस कहते हैं। वीन माइनस को आप इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं और वीन प्लस को आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। वीन माइनस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे माइनस वोल्टेज दिया जाएगा, वीन माइनस का मतलब ये कि सिर्फ आप प्लस वोल्टेज दें माइनस वोल्टेज दें, आउटपुट पे उसका उल्टा वोल्टेज आएगा। यानी अगर आप वीन माइनस पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो आउटपुट पे नेगेटिव वोल्टेज आएगा और वीन माइनस पे अगर आप नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो आउटपुट पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। जबकि वीन प्लस में ऐसा नहीं होता, वीन प्लस में अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो आउटपुट पे पॉजिटिव ही आएगा और वीन प्लस पे अगर आप माइनस वोल्टेज देंगे तो आउटपुट पे माइनस ही आएगा। वोल्टेज डिफरेंट आ सकता है लेकिन पोलैरिटी सेम रहेगी, यानी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है उसकी लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं होगी अगर आप वीन प्लस पे वोल्टेज देंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा मैंने बताया कि
एक ओपैम्प का गेन होता है। गेन का मतलब ये होता है कि आप आउटपुट और इनपुट का रेशियो, यानी कि आपका जो आउटपुट आ रहा है आपके इनपुट से कितने टाइम ज़्यादा आ रहा है, तो आपके ओपैम्प का गेन कहलाता है। ठीक है, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका जो आउटपुट होगा, आप ये भी कह सकते हैं कि आपके ओपैम्प का जो आउटपुट होगा वो बराबर होगा गेन मल्टीप्लाई बाय आपके। ठीक है, आपका जो गेन होगा उसको अगर आप इनपुट से मल्टीप्लाई कर दें, उसको अगर आप इनपुट से मल्टीप्लाई कर दें तो जो है वो आपका आउटपुट जो है वो निकल आएगा। फॉर्मूले का वैसे भी कि आपका जो आउटपुट होगा वो बराबर होगा गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट। ठीक है जी, तो ये जो हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की। एक और चीज़ को समझें आप, एक और चीज़ को आपको समझना है, वो क्या चीज़ है, एक और चीज़ को आपको समझना चाहिए, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं? सैचुरेशन। अब इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, सैचुरेशन जो है क्या चीज़। सैचुरेशन, सैचुरेशन ये होती है कि जब ओपैम्प का जो आउटपुट है वो बराबर हो जाए सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो ओपैम्प का आउटपुट जो है बराबर हो जाए सप्लाई वोल्टेज के, तो फिर इसको क्या कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, फिर इसको हम सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज वी आउट कैन नेवर बी ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, यानी कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो आपका ओपैम्प है, आपका जो ओपैम्प है उसका जो क्या कहते हैं आउटपुट वोल्टेज है, अगर उसका आउटपुट वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, तो हम कहते हैं वो सैचुरेट हो गया। फिर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वो सैचुरेट हो गया। और आपका जो आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इस बात का ज़रा मतलब समझना आप क्या है। लेकिन फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो एक ओपैम्प, कौन है भाई, ओपैम्प है। हमारे पास एक ओपैम्प है बेचारा, यहाँ से इसको इनपुट देंगे, यहाँ से इसका आउटपुट आएगा। अब फर्स्ट करने के जो इसका सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है, फर्स्ट करने का जो सप्लाई वोल्टेज है वो है +9 वोल्ट एंड -9। ठीक है, +9 वोल्ट -9 वोल्ट। फर्स्ट करें कि इसका जो गेन है, इसका गेन फर्स्ट करें वो है लेट से 5। गेन कितना है इसका? अब गेन 5 होने का मतलब ये है कि इसको आप जो भी इनपुट वोल्टेज देंगे आउटपुट उसका 5 गुना ज़्यादा आएगा, आउटपुट उसका 5 गुना ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पर हम वी इन की और वी आउट की वैल्यू लेते हैं। कुछ बात ध्यान में रखें आप, तो जो आपका वी आउट है किसके बराबर है, वो बराबर है इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय गेन के बराबर है। जो आपका गेन जो है वो बराबर है वी आउट अपॉन वी इन के, इसी के बराबर था ना आपका गेन। आपका गेन जो है बराबर है किसके, वी आउट अपॉन वी इन के बराबर है ना आपका गेन। तो आपका वी आउट किसके बराबर होगा, आपका वी आउट बराबर होगा गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा आपका गेन। अब क्या हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट हम इनपुट की वैल्यू रखते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, इनपुट की वैल्यू कितने देते हैं, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को जब आप गेन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। ऐसे जब आप इनपुट आप करेंगे 1.2 वोल्ट, तो आप 1.2 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका गेन कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। ऐसे आप इनपुट को करने 1.5, 1.5 को जब आप मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। ऐसे आप इनपुट को करेंगे 1.8 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 1.8 को जब आप मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9।
9 वोल्ट हो जाएगा ना ये। अब अगर आप इनपुट को बढ़ाकर करते हैं 2.0 वोल्ट, तो 2.0 जब आप मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना बनता है? तो बनता है 10 वोल्ट बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपका आउटपुट है ना, आपका जो आउटपुट है वो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। सप्लाई वोल्टेज कितना है आपका? 9 वोल्ट है। तो जब आपका आउटपुट 9 वोल्ट आया था ना, जब आपका आउटपुट जो है वो 9 वोल्ट आया था इस वाली वैल्यू पे, इस वाली वैल्यू में जब आपका आउटपुट 9 वोल्ट आया था, तो एक्चुअली इस वक्त क्या हो चुका था? इस वक्त ये हो चुका था जो आपका ओपैम्प था वो क्या हो चुका था? आपका ओपैम्प सैचुरेट हो चुका था। आपका ओपैम्प क्या हो चुका था? सैचुरेट हो चुका था। लिहाजा जब आप 2 वोल्ट करेंगे तो आपका आंसर वैसे तो 10 आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर 10 नहीं आएगा, आपका आउटपुट 9 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि आपका आउटपुट जो है वो कभी भी सप्लाई से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे अगर आप जो है यहाँ पर वोल्टेज रखते हैं, मिसाल के तौर पर 2.5 रखते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो, किसको आना कितना चाहिए? 12.5। लेकिन 12.5 नहीं आएगा, क्योंकि आपके ओपैम्प का आउटपुट कभी भी सप्लाई से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्या आएगा? 9 वोल्ट ही आएगा। तो मतलब कहने का क्या हुआ? मतलब कहने का ये हुआ कि जब आपका ओपैम्प सैचुरेट हो जाता है ना, सैचुरेट होने के बाद अब आप चाहे इनपुट जितना ही बढ़ा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इनपुट जो आप चाहे जितना ही बढ़ाते रहें, अगर एक दफ़ा सैचुरेट हो गया तो बस आपका आउटपुट जो है वो सप्लाई के बराबर ही आता रहेगा। यानी जब तक आपका आउटपुट जो सप्लाई के अंदर अंदर होगा वो गेन से मल्टीप्लाई होता रहेगा। लेकिन गेन से मल्टीप्लाई होते 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 आप इनपुट बढ़ाते रहेंगे और मल्टीप्लाई होते होते जब आपका आउटपुट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, तो सप्लाई के बराबर होने के बाद जो है आप चाहे जितना भी वोल्टेज दें, आप चाहे जितना भी वोल्टेज दें, वो जो है आपका ओपैम्प जो है वो जब सैचुरेट हो जाएगा तो उसके बाद आपका आउटपुट जो सप्लाई के बराबर ही रहेगा, चाहे आपको जितना भी वोल्टेज दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक तरह क्वेश्चन और करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर गेन ऑफ एन ओपैम्प, पर्सनल ओपैम्प का जो गेन है वो 2.5, एक ओपैम्प का गेन 2.5 है। ओपैम्प मैं यहाँ बनाया था नीचे, ये वो ओपैम्प है भाई जिसकी बात हो रही है। ये वो ओपैम्प है जिसकी बात हो रही है। अब इस ओपैम्प की जो सप्लाई वोल्टेज है वो है -12 वोल्ट एंड +12 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह का मैं टेबल बना दूँ, मैंने पहले बनाया था वी और वी आर। ठीक है, अब ये वी मैं आपको दे रहा हूँ जनाब, पहले 2 वोल्ट देता हूँ, वीन पहले मैं आपको 2 वोल्ट देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 3 वोल्ट देता हूँ, उसके बाद 4 वोल्ट देता हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको जो है वो डिफरेंट वैल्यूज देता रहता हूँ। गेन को चले आप 2.5 से कुछ और करने को आसान वैल्यू ले लेता है, सॉल्व करने में आसान होता है। गेन आप ले लें, इसका 3.0 ले लें चले, फिर आप जो है वो 5 वोल्ट का इनपुट देंगे, फिर आप 6 वोल्ट का इनपुट देंगे। तो आप करेंगे कि आप इस टेबल में जो है ना सारे इनपुट्स के लिए आउटपुट्स लिखते रहें। आप इस टेबल में सारे इनपुट्स के लिए आउटपुट लिखते रहें। तो बात ध्यान में रखें कि जो आपका वी आउट होता है वो किसके बराबर होता है? तो बराबर होता है आपका गेन मल्टीप्लाई बाय आपका इनपुट। ठीक है, ये इनपुट की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आपको इनपुट की वैल्यूज़ पर जो आउटपुट की वैल्यूज़ निकालनी है। चलिए फटाफट से 2 मिनट है आपके पास, टेबल को कंप्लीट करेंगे जल्दी से।
हाँ भाई, तो अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है तो सारे आपके आंसर आए होंगे, ठीक है। आप लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आपके आंसर आए होंगे। मिसाल के तौर पर आपका जो तो आप इनपुट 2 वोल्ट देंगे, आपका गेन कितना है, गेन आपका 3। जब इनपुट आप 2 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पे आ जाएगा 6 वोल्ट। जब आप इनपुट 3 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पे आपके आ जाएगा 9 वोल्ट। जब आप इनपुट 4 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पे आपके आ जाएगा 12 वोल्ट। अब देखिए जैसे ही आपका आउटपुट जो है वो 12 वोल्ट आएगा, जैसे आपका आउटपुट 12 वोल्ट आएगा तो ये कौन सी सिचुएशन आ गई, ये वो सिचुएशन आ गई कि जब आपका ऑप एम्प क्या हो जाएगा, जब आपका ऑप एम्प सैचुरेट हो जाएगा। ये सिचुएशन आ गई कि जब आपका ऑप एम्प क्या हो जाएगा, आपका ऑप एम्प जो है इस पॉइंट पर आकर सैचुरेट हो जाएगा। आपका ऑप एम्प जो इस पॉइंट पर आकर सैचुरेटेड हो गया क्योंकि आपका आउटपुट जो है किसके बराबर हो गया, आपका आउटपुट जो है वो सप्लाई के बराबर हो गया। अब इसके साथ आप चाहे जितने भी इनपुट देते रहें, आपका जो आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा, 12 वोल्ट ही रहेगा। अब आप इनपुट बढ़ाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपका लॉक हो गया। तो आपका आउटपुट जो है वो सप्लाई से ज़्यादा नहीं हो सकता, 12 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको किस चीज़ का समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको सैचुरेशन का समझाना चाह रहा हूँ। सैचुरेशन का क्या मतलब है, तो जब आपका आउटपुट बढ़ते बढ़ते जब सप्लाई के बराबर हो जाता है तो फिर आपका आउटपुट जो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब आपका आउटपुट बढ़ते बढ़ते सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाए तो सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, फिर सिचुएशन को जो है आप सिचुएशन को आप जो है जनाब अपना सैचुरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए सैचुरेशन पे हमारी बात हो गई, अगर और आगे चलते हैं तो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज of an ideal op amp. प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प, यानी कि ऑपरेशन एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, जो प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं ये एक आइडियल op amp की प्रॉपर्टीज। अब आइडियल op amp की प्रॉपर्टीज होने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे ये प्रैक्टिकली 100% अप्लाई नहीं होंगी। तो जब भी हम आइडियल की बात करते हैं तो जो आइडियल चीज़ होती है वो तो 100% परफेक्ट होती है ना, बट प्रैक्टिकली जो रियल सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी डिफर करती है उससे। ज़्यादा ये आइडियल op amp की बात हो रही है, ये जो है किसी रियल op amp की बात नहीं। आइडियल op amp की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले मैं लिख देता हूँ पॉइंट वाइज, आप इनको याद कर लीजिए, फिर मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक आइडियल op amp की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि आइडियल op amp जो होता है उसकी जो है वो जीरो इतने इनपुट से स्टार्ट करते हैं। एक आइडियल जो आपका op amp है उसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि उसकी इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होती है, उसकी इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है एक आइडियल op amp की जीरो आउटपुट इम्पीडेंस होती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो op amp होता है उसका इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है, ठीक है। एक op amp का जो इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है कि जो op amp होता है उसका इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है आइडियल op amp की, उसकी इनफाइनाइट स्लीव रेट होता है। ये पांच प्रॉपर्टीज हैं op amp की जो कि आपको याद होनी चाहिए। op amp की जो पांच प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या है, एक आइडियल op amp जो होता है उसकी इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होती है, जीरो आउटपुट इम्पीडेंस होती है, इनफाइनाइट जो है उसका ओपन लूप गेन होता है, इनफाइनाइट उसकी बैंडविड्थ होती है और इनफाइनाइट उसका स्लीव रेट होता है। ये op amp की जो है वो पांच प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो है कि ये जो पांचों प्रॉपर्टीज हैं इन पांचों प्रॉपर्टीज को आप याद कर लें।
मतलब एग्जाम में एग्जाम में लिखने को बोलेगा भाई स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ऑफ एन। अब इन तीनों में से कोई भी, इन पांचों में से कोई भी 3 लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर इसको एक्सप्लेन करने को बोल देता है कि भाई जरा उसको एक्सप्लेन तो करो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर बोल देता है कि भाई बताओ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उसका मतलब आपको कभी भी समझाना भी पड़ जाता है। अगर मैं आपको इसका मतलब समझाऊँ तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है भाई कि अगर आप सबसे पहले की बात कर लें, सबसे पहले बात कर लें इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस की बात कर लें, सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात कर लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, सही। बाकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। इसका मतलब जरा देखें क्या होता है। देखिए होता ही है कि एक डीसी सर्किट में एक चीज होती है उसको आप कहते हैं रेजिस्टेंस। तो एक डीसी सर्किट में चीज होती है उसको आप कहते हैं रेजिस्टेंस। आसान जबान में डीसी सर्किट में आप जिस चीज को रेजिस्टेंस कहते हैं, आप एक एसी सर्किट में उसी चीज को क्या कहते हैं, आप एक एसी सर्किट में उस चीज को इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। डीसी सर्किट में जो आपने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एसी सर्किट में वही चीज क्या कहलाती है, इम्पीडेंस कहलाती है। अब इसमें सिर्फ ये होता है कि नॉर्मल रजिस्टर के अलावा और भी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मतलब अपनी आसानी के लिए अपने नन्हे मुन्ने ज़हनों पर ज़्यादा जोर ना डालें, आपके सामने कि इम्पीडेंस का मतलब यहाँ पर क्या है। इम्पीडेंस का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सवाल पैदा होता है कि अगर इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस है तो हम सीधा रेजिस्टेंस ही कह देते हैं। उसका रेजिस्टेंस इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि इम्पीडेंस का ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि इस सर्किट में जो जितनी तरह की रेजिस्टेंस होती है सबको मिलाकर कलेक्टिवली इम्पीडेंस कहा जाता है। अब इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई ऑप-एम्प यूज़ करेंगे तो जो उसका इनपुट है, ऑप-एम्प का जो इनपुट है, इस इनपुट पर आपको क्या मिलेगी, इस इनपुट पर जो है वो आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो इनफाइनाइट मिलेगी, आपको जो इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस मिलेगी इनपुट के। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने से, इनफाइनाइट इम्पीडेंस होने से क्या होगा कि जो आपका जो करंट है, आपका जो करंट है वो अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोस थ्रू ऑप-एम्प। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा ऑप-एम्प में से, उनमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा ऑलमोस्ट, ये मतलब। अब ये तो आइडियल बात होगी कि आइडियली जो है वो ऑप-एम्प की जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। प्रैक्टिकली जो होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये इनफाइनाइट नहीं होती, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये लाखों में होती होगी। मतलब ये 10 की पावर जो है वो 10 की पावर 5 होती होगी, 10 की पावर 6 वगैरह वगैरह होती होगी। लेकिन इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा होती है, आइडियल स्पीकिंग इनफाइनाइट। दूसरी बात जो हमने की कि इसके जीरो आउटपुट इम्पीडेंस होती है। तो जीरो आउटपुट इम्पीडेंस का मतलब क्या है कि जो ऑप-एम्प का आउटपुट है, आउटपुट इम्पीडेंस मतलब कि ऑप-एम्प का जो आउटपुट है, इस आउटपुट पे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ना होने के बराबर है। यानी कि इस जगह जो इसकी इम्पीडेंस होगी या इस जगह जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इस जगह जो इसकी इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस होगी वो आइडियली जीरो होगी। आइडियली क्या होगी, जीरो। इससे क्या होगा कि आउटपुट पर जो है वो आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, कुछ ऑलमोस्ट इम्पीडेंस जीरो होगी। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर बात की जाए तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जीरो नहीं होती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है थोड़ी बहुत होती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कोई अराउंड 75 ओम या 100 ओम के आसपास होती है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है इसकी 75 से 100 के दरमियान, बट आइडियली स्पीकिंग इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है जीरो होती है। इनपुट इम्पीडेंस इसकी जो है वो मैक्सिमम होती है, इनफाइनाइट होती है, आउटपुट इसकी जीरो होती है। अब इसकी इम्पीडेंस का हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन बस एक तो डेरिवेशंस करते वक्त हम ये फैक्ट इस्तेमाल करेंगे कि इनपुट इम्पीडेंस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। ऐसी डेरिवेशन करते वक्त जो है ये फैक्ट इस्तेमाल होगा। अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन में या हमारे आगे के जो टॉपिक है उसमें इस फैक्टों को लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि ये फैक्ट आप याद करेंगे तो एग्जाम में आपको 1-2 नंबर मिलेंगे। उसका जो आपका तीसरा जो आपका अजम्पशन है वो क्या है, आपका तीसरा अजम्पशन है वो ये है कि इसका इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है। आपका तीसरा अजम्पशन है वो क्या है कि इसका इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है।
तीसरा assumption है। अब देखें इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आप जो है अगर चाहें तो उसके गेन को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है गेन की बात करें तो गेन किसके बराबर होता है? गेन बराबर होता है वी आउट अपॉन वी इन के बराबर होता है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसके गेन जो है उसको आप बढ़ाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोल्टेज को ऊपर करें। तो आइडियली स्पीकिंग आप जितना चाहें इसका गेन बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इसका गेन 2 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका गेन 20 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका गेन 2 इंटू 10 की पावर 5 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका गेन 2 इंटू 10 की पावर 10 भी कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सिर्फ जो है आइडियली हो सकता है, ये सिर्फ आइडियली हो सकता है। आइडियली जो है किसी ऑप एम्प का जो गेन है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी इनफाइनाइट। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो किसी भी ऑप एम्प का जो गेन होता है वो प्रैक्टिकली जो होता है वो कोई 10 की पावर 5 के आसपास होता है अराउंड। यानी कोई ऑप एम्प जो है मैक्सिमम वोल्टेज को 10 की पावर 5 टाइम्स यानी कि तकरीबन 1 लाख गुना जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकता है मैक्सिमम, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। आइडियली स्पीकिंग कोई भी ऑप एम्प जो है वो किसी भी इनपुट को जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है, यानी उसका गेन इनफाइनाइट होता है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो ऑप एम्प है वो किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो ऑलमोस्ट कोई 10 की पावर 5 टाइम्स तक जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता है, और वो भी विद इन सैचुरेशन। यानी फर्स्ट करेंगे 10 की पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर अगर फर्स्ट करें उसके बीच में वो सैचुरेट हो गया तो फिर आपका आउटपुट सप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो विद इन सैचुरेशन जो है सैचुरेट हुए बगैर जो है आपका जो ऑप एम्प है वो मैक्सिमम जो है वो किसी भी चीज़ का वोल्टेज जो है 10 की पावर 5 टाइम्स बढ़ा सकता है विद इन सैचुरेशन। सैचुरेशन के अंदर रहते रहते आपका ऑप एम्प जो है वो आपकी इनपुट वोल्टेज को मैक्सिमम 10 की पावर 5 टाइम्स यानी कि आपका गेन मैक्सिमम 10 की पावर 5 यानी कि 1 लाख हो सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन मोस्ट ऑफ दी ऑप एम्प। डिफरेंट ऑप एम्प में डिफरेंट स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है 10 की पावर 5 तक आपका मैक्सिमम गेन जो है वो हो सकता है, वो भी विद इन सैचुरेशन के अंदर रहते रहते। चौथी जो प्रॉपर्टी आपको इन्हें लिखी वो आपने लिखा, आपने चौथी प्रॉपर्टी में क्या लिखा? चौथी प्रॉपर्टी में लिखा आपने लिखा है इनफाइनाइट बैंडविड्थ। चौथी प्रॉपर्टी में आपने क्या लिखा? इनफाइनाइट बैंडविड्थ। अभी इनफाइनाइट बैंडविड्थ का क्या मतलब है? इनफाइनाइट बैंडविड्थ का मतलब ये है कि यू कैन रीड करंट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का करंट यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं, उसको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसको आप ऑप एम्प में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बैंडविड्थ हुई उस बैंडविड्थ में जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज ऑफ करंट आएंगी, ताकि बैंडविड्थ जो इनफाइनाइट हो गई। और ये जो बात हो रही है ये बात कैसी हो रही है? बात आइडियली हो रही है, यानी कि आइडियली जो है आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का करंट जो है वो ऑप एम्प के अंदर डालेंगे और वो एम्पलीफाई होकर बाहर आ जाएगा आइडियली। बट अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात करें, ठीक है, बट अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात करें तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपकी बैंडविड्थ जो होती है वो आपकी लिमिटेड होती है, यानी कि आपकी बैंडविड्थ की रेंज होगी कि आप इतनी फ्रीक्वेंसी से लेकर इतनी फ्रीक्वेंसी तक का जो है वो करंट यूज कर सकते हैं ऑप एम्प के। बट आइडियली स्पीकिंग आपकी इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, यानी कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का करंट जो है वो ऑप एम्प के अंदर आप फीड करवा सकते हैं, आप ऑप एम्प के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। पांचवी जो चीज़ आपने लिखी है वो क्या लिखी है? पांचवी चीज़ आपने लिखी है इनफाइनाइट स्लीव रेट। पांचवी जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है वो क्या लिखी है? इनफाइनाइट स्लीव रेट। अभी इनफाइनाइट स्लीव रेट का क्या मतलब है? इनफाइनाइट स्लीव रेट का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि आप इनपुट देते हैं और जवाब में आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो अगर आप जवाब में आपको आउटपुट मिलता है तो हाउ क्विक इज आउटपुट, यानी आपको कितना जल्दी आउटपुट मिलता है, दैट इज योर स्लीव रेट, दैट इज योर स्लीव रेट। अब इनफाइनाइट स्लीव रेट होने का क्या मतलब होगा? अगर आपका ये स्लीव रेट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होने का मतलब ये होगा कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो ऑलमोस्ट नो टाइम में मिल रहा है, यानी कि आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन नो टाइम ऑलमोस्ट, यानी कि
इनफाइनाइट स्लीव रेट होने का मतलब ये हुआ कि स्लीव रेट का मतलब होता है कि आपका आउटपुट इतनी जल्दी आ रहा है, आपने इनपुट दिया आउटपुट फौरन आ गया तो आपका स्लीव रेट ज़्यादा है, आपने इनपुट दिया आउटपुट आपका थोड़ा आराम से आया, देर से आया, तो आपका स्लीव रेट कम है। तो स्लीव रेट इनफाइनाइट होने का मतलब ये होगा कि बस आपने इनपुट दिया और फौरन आउटपुट आ गया विद इन नो टाइम ऑलमोस्ट, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट स्लीव रेट। तो आइडियली एक ऑप एम्प को आप जैसे इनपुट देंगे वो फौरन आपको आउटपुट दे देगा, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसको कुछ ना हो जो माइक्रो सेकंड मिली सेकंड तो लगेगा ना उसको, बट आइडियली जो ऑप एम्प को आउटपुट देने में कोई टाइम लगता है, उसका स्लीव रेट इनफाइनाइट होता है, आप जैसे इनपुट देंगे उसको आउटपुट देंगे। देखिए इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, इन 5 प्रॉपर्टीज को मैंने जो वो हत्तल इम्कान का क्या मतलब है कि जितना पॉसिबल हो सकता था मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। असल में आपको करना है कि असल में आपको ये करना है कि आपको जो है इन पाँचों असल में आपको ये करना है कि आपको इन पाँचों जो है वो जो ये पाँचों जो प्रॉपर्टीज हैं आइडियल ऑपरेंट की इनको याद कर लेना है, ठीक है। इन पाँचों प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ऑपरेंट को याद कर लेना है और उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसका मतलब क्या है, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने क्या किया, आज की क्लास में आपने ये किया कि ये काम तो आप पहले से ही कर चुके थे, ये काम तो आप पहले से करके आए थे। आज की क्लास में आपने देखा जो प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है आपका, इसकी सिंबल क्या होती है, इसमें जो मुख्तलिफ टर्मिनल्स लगे होते हैं इनका मतलब क्या होता है और गेन क्या होता है, ठीक है, गेन कैसे निकालते हैं, सैचुरेशन का क्या मतलब होता है, सैचुरेशन का मतलब समझा आपने। उसके बाद फिर आपने सैचुरेशन को समझने के बाद आपने इसकी एक आइडियल ऑप एम्प की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जो कि तादाद में 5 होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होती है, जीरो आउटपुट इम्पीडेंस होती है, इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है और इनफाइनाइट स्लीव रेट होता है। इन पांचों को हत्तल इम्कान मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये हमने ओप एम्प की कुछ बेसिक्स जो है वो डिस्कस कर ली हैं। कल से इंशाल्लाह हम ओप एम्प की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करेंगे कि ओप एम्प को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैसे जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।